Hello student, this is your 20th lecture of MSc and 5th lecture of Material Science Unit 2। अभी तक हमने पढ़ा था ट्रिपल टी डायग्राम और CCT डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है। सब उससे हम आगे पढ़ते हैं क्रिटिकल रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है। द मिनिमम रेट ऑफ कूलिंग एट विच द ऑस्टेनाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्टेंसाइट alone। That means the minimum rate of cooling at which the austenite is transformed into martensite alone। अब next is spheroidite क्या होता है। If perlite is heated just below the eutectoic temperature say 700 approx, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ये, and held at this temperature for a day or so, the cementite lamellae is perlite get transformed to spherical shape। The structure is called spheroid। तो स्फेरॉइड क्या होता है कि जब उसको क्या कहते हैं, पियरलाइट को हीट किया जाता है यूटेक्टोइक टेम्परेचर से नीचे और पूरे एक दिन के अंदर ऐसा उसे कूल डाउन किया जाता है। उसके बाद जो फॉर्म होता है शेप उसको बोलते हैं स्फेरॉइडाइट। दिस स्ट्रक्चर इज लेस कंडक्टिव टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ स्फेरिकल ग्रेन्स एज कंपेयर टू सीमेंटाइड। Thus the spheroid is more tough but less hard as compared to perlite। perlite के कंपेरिजन में टफ ज़्यादा होता है और लेकिन हार्डनेस उसकी कम होती है। तो एक क्वेश्चन है, आप अगर चाहो तो देख लेना इसको। ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील द हार्डनेस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर इज इंक्रीज इन ऑर्डर मार्टेंसाइट, फायर perlite, कोर्स perlite और स्फेरॉइड। और स्फेरॉइड के और अभी हमने perlite के बीच में कंपेरिजन पढ़ा था, क्या था यही कि द स्ट्रक्चर लेस कंडक्टिव, द स्फेरॉइड इज़ मोर टफ बट लेस हार्ड। तो हमें हार्डनेस पूछिए तो स्फेरॉइड क्या है, लेस हार्ड है। तो स्फेरॉइड क्या है, सबसे लास्ट में आ रहा है, उससे पहले perlite आ रहा है। मार्टेंसाइट उससे ऊपर आता है, तो मार्टेंसाइट, फाइन perlite, कोर्स perlite और उसके बाद स्फेरॉइड। सो ए विल बी आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज द आयरन कार्बन डायग्राम and the TTT curve are determined under equilibrium and non-equilibrium condition respectively। No, non-equilibrium and equilibrium condition, equilibrium condition of both, दोनों की equilibrium ही condition होती है। So CV is the answer। The TTT diagram indicates time and temperature transformation of cementite, perlite, ferrite, austenite। क्या होगा आंसर, सभी को करता है, इनमें से तो कोई भी आंसर हम रेंडमली इनके लिए चूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट शुरू होता है टॉपिक वो है एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग इज़ ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच मटेरियल इज टेकन टू हाई टेम्परेचर, केप्ट देयर फॉर सम टाइम एंड देन कूल्ड इन फर्नेस। एनीलिंग क्या होता है, एनीलिंग होता है कि मटेरियल को गर्म किया जाता है धीरे धीरे एक सर्टेन टेम्परेचर तक। वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद उसी टेम्परेचर पे उसको हेल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद फर्नेस में उसे धीरे धीरे कूल किया जाता है। इट इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कूलिंग इज डन स्लोली टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन ना हो किसी भी तरह का, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एनीलिंग क्या है, रिलीव स्ट्रेसेस, सारी जितनी भी स्ट्रेसेस उसके अंदर होती हैं वो सब रिलीज़ हो जाती हैं और मटेरियल का स्ट्रक्चर पहले की तरह हो जाता है। इंक्रीज सॉफ्टनेस, डक्टिलिटी एंड टफनेस, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है मटेरियल की, टफनेस बढ़ जाती है। प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक माइक्रोस्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक माइक्रोस्ट्रक्चर जो कि उसका पहला होता है जबकि हमने उसे कोल्ड हार्डनिंग नहीं की हुई होती, उसे किसी तरह का कोई प्रोसेस उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया होता है, तो वो घट जाता है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पर्पस एनीलिंग इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप प्रोसेस एनीलिंग, स्ट्रेस रिलीफ, फुल एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। अब सबसे पहले है फुल एनीलिंग क्या होती है।
तो metal is heated above the upper critical temperature and held there until the temperature of the workpiece is uniform throughout, and finally cooling the workpiece at a slowly controlled rate in furnace so that the temperature of the surface and then of the center of the workpiece is approximately the same. इस तरह से कूल डाउन किया जाता है कि टेम्परेचर जो कि फर्नेस के अंदर मटेरियल के सरफेस पे है और जो कि मटेरियल के सेंटर पे है वो दोनों सेम रहनी चाहिए, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन, सो यू कैन ट्राई देम. अब प्रोसेस एनीलिंग. आफ्टर कूल वर्किंग the metal can be softened by process annealing or recrystallization to reduce the distortion of the crystal that is produced by cold working. अगला है आइसोथर्मल एनीलिंग. इंक्रीजिंग द मशीनेबिलिटी. आइसोथर्मल जो एनीलिंग की जाती है वो मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है. हीट अबव द अपर क्रिटिकल पॉइंट एंड हेल्ड फॉर सम टाइम, then rapidly cool at 216 degree to 600 to 700 degrees Celsius, and it is held at this new temperature until the austenite is completely decomposed to form the perlite, finally cooled in still air. यानी कि पहले फर्नेस में ले जाओ, फिर फर्नेस का टेम्परेचर 600 से 700 के बीच में कर दो, तब तक उसे कूल डाउन करो, और कूल डाउन हो जाए तो 600-700 डिग्री सेल्सियस पे उसे रखो जब तक कि ऑस्टेनाइट कम्प्लीटली पियरलाइट में डिकम्पोज नहीं हो जाता. और जैसे ही पियरलाइट बन जाए उसके बाद उसे एयर में छोड़ दो कूल डाउन होने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं आइसोथर्मल एनीलिंग. और इस प्रोसेस से क्या फ़ायदा होता है, इस प्रोसेस से फ़ायदा ये होता है कि उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है मटीरियल. तो आइसोथर्मल एनीलिंग इज मेनली यूज इन अलॉय स्टील्स टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी. सिंपल आंसर. स्ट्रेस रिलीव एनीलिंग. स्ट्रेस रिलीव एनीलिंग क्या होती है? स्ट्रेस रिलीव एनीलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज हीटिंग द कूल्ड वर्क स्टील टू ए टेम्परेचर बिटवीन 500 डिग्री सी टू 550 डिग्री सी, यानी कि बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे ही उसको हीट किया जाता है. द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व होल्डिंग द स्ट्रेस कंपोनेंट एट द टेम्परेचर फॉर 1 to 2 आवर. 1 से 2 घंटे तक हम उसे कंटिन्यूस रखते हैं. और द फाइनल स्टेप टू कूल द स्टील कंपोनेंट टू रूम टेम्परेचर इन एयर. उसके बाद एयर में रूम टेम्परेचर में उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है. तो जब वो ठंडा हो जाता है, it partly relieves the internal stresses in cool work stresses without losing the strength and hardness, that is, without changing the microstructure. Since only low carbon steel can be cool work, the process is applicable for hypereuctectoid steel containing less than 0.4% carbon. अब नेक्स्ट जो है वो है, चलो हम एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर ए मेटल अलॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू स्ट्रेस रिलीव एनीलिंग. अब स्ट्रेस रिलीव एनीलिंग जो होती है इनमें से किस तरह के प्रोसेस के साथ होती है? तो अभी ये हीटिंग द वर्क मटेरियल अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सोकिंग एंड कूलिंग इन स्टील एयर. अब देखो, सबसे पहले हमने जो उसमें पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सी टू 550 डिग्री सी तक होता है. तो यानी कि बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया. सेकंड क्या, हीटिंग द वर्कपीस मटेरियल बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, होल्डिंग फॉर सम टाइम एंड देन फर्नेस कूलिंग. अब उसमें कूलिंग के बारे में क्या दिया हुआ था, फर्नेस कूलिंग दिया हुआ था. अब अगला देखो, हीटिंग द वर्क मटेरियल अप टू इट्स क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड देन रैपिड कूलिंग. रैपिड कूलिंग नहीं होती है. हीटिंग द वर्क मटेरियल अप टू क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड कूलिंग इन रूम टेम्परेचर. अब उसमें देखो, उसमें क्या था, रूम टेम्परेचर इन एयर किया था. तो क्या हो गया, डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ना हमने उसे फर्नेस में कूल किया है ना हमने उसे रैपिड कूल किया है,
हमने किस तरह से कूल किया इसको, स्टिल एयर में। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एनीलिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजिंग। ओके, थैंक यू।